Children, today we will start chapter 3 Rural Life during the British Rule. रूरल का मतलब वो एरियाज़ होते हैं, एक होते हैं अर्बन एरियाज़ और एक होते हैं रूरल एरियाज़. अर्बन एरियाज़ आर सिटीज़ जो और डेवलप्ड होती हैं. रूरल एरियाज़ थोड़ा सा कंट्री साइड पर होते हैं जहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर का काम होता है. तो दैट आर नोन है, थोड़ा सा जो अंडर डेवलप्ड होते हैं दैट आर नोन एज रूरल एरियाज. सो वहाँ के लोगों की लाइफ क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. अब हमें ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले रूरल लाइफ का सिनेरियो क्या था. तो एग्रीकल्चर उस टाइम का बहुत मेन ऑक्यूपेशन था और ये ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बहुत एंशियंट टाइम से ही चली आ रही है. एग्रीकल्चर हैज़ बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया सिंस द एंशियंट टाइम्स. व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट. जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो जो इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे. मतलब उनको ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द विलेजर्स नीडेड वर प्रोड्यूस्ड बाय द फेलो बीइंग्स इन द विलेज इटसेल्फ. जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती थी वो खुद ही उगा लेते थे. वो विलेज में ही इटसेल्फ वो उगा लेते थे वो चीज़ें. सो उनको जो भी नीड थी तो वो प्रोड्यूस कर लेते थे. फार्मर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड. जो फार्मर्स थे वो ही ओनर्स भी थे अपने लैंड के मोस्टली. दे पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू. वो अपने अमाउंट जो भी वो कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा वो किंग को देते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू. और जब भी कोई क्रॉप फेलियर हो जाती थी, कभी बारिश नहीं हुई या कोई और नेचुरल कैलामिटी पड़ गई तो किंग जो होता था वो रेवेन्यू कम कर देता था या कभी कभी तो माफ़ भी कर देता था अगर नेचुरल कैलामिटी हुई तो. सो दे पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस टू द किंग इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू. जो विलेजर्स थे जो फार्मर्स थे वो अपना हिस्सा देते थे किंग को in the form of land revenue. And in case of crop failure due to the lack of rain or any other natural calamity, the king reduced the revenue or sometimes totally wrote it off. मतलब पूरा ही माफ़ कर देता था. But the British changed the whole scenario. पर ये तो चीज़ थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले की. जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर डाला. The company had appointed agents to collect land revenue. कंपनी ने कुछ एजेंट्स को अपॉइंट करा हुआ था, कुछ लोगों को अपॉइंट करा था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें. They collected land revenue strictly and in cash. वो कोई लीनियंसी नहीं शो करते थे जब वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे और वो हमेशा कैश में कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू. Besides, most of the agriculture or revenue policies started by the British were against the farmers. अब जितनी भी एग्रीकल्चरल या रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने चालू करी थी वो फार्मर्स के लिए एडवांटेजेस नहीं थी बल्कि वो उनके खुद के इंटरेस्ट में थी. मतलब वो ब्रिटिश जो फार्मर्स थे उनके हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बनती थी बल्कि उनके अगेंस्ट ही पॉलिसीज़ बनती थी. In this chapter we will study about the policies and their impact on Indian farmers. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन पॉलिसीज़ के बारे में और क्या इम्पैक्ट करा था इन पॉलिसीज़ ने फार्मर्स के ऊपर. We will start with British agrarian policies. अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैटल ऑफ बुक्सार. So after the Battle of Buxar, the East India Company got the right to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha. हमने उसमें ये भी पढ़ा था एक ये रिज़ल्ट बैटल ऑफ बुक्सार का कि जब वो हार गए थे द मुगल एम्परर
नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम, ये लोग बैटल ऑफ बुक्सार में हार गए थे। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने फिर उनको ये राइट देना पड़ा कि ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नाउ उड़ीसा। द कंपनी रिक्वायर्ड मनी टू परचेज गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम। अब कंपनी को पैसे की क्या ज़रूरत थी उस टाइम पे? तो इसके देर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी को रिक्वायर थी कि वो परचेज करे गुड्स इन इंडिया और इसको एक्सपोर्ट करे, इंडिया से सामान खरीदे और बाहर एक्सपोर्ट करे। सेकेंड, रन दी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करें। थर्ड, एक आर्मी मेंटेन करें। एंड फोर्थ, टू फंड द न्यूमरस वॉर्स दैट दे हैड फॉट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब वॉर्स में भी बहुत पैसा लगता है, तो उसकी फंडिंग के लिए भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको पैसे चाहिए होते थे। बोथ वॉर्स, वो क्योंकि वो इंडिया में भी वॉर्स लड़ते थे और बाहर भी वॉर्स लड़ते थे, तो इसलिए उनको पैसा चाहिए होता था। All along, the only aim of the company was to make as much money as possible. और उनका एम ही यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। So if I ask what was the main aim of the company, the main aim was to make as much money as possible from India. और why they needed money? तो I want the answer in 4 points. Okay. Why the Britishers need money? The company needed money to purchase goods and in India and export them. Second point, run the administration. Third point, maintain an army. Fourth point, to fund the numerous wars that they had fought both in India and in abroad. और अगर मैं पूछूँ what was the condition before the British rule, तो आप लिखोगे agriculture was the main occupation of the people in India. मोस्ट ऑफ द विलेजेस वर सेल्फ सफिशेंट, क्योंकि उनको जो भी चाहिए होता था वो खुद ही उगा लेते थे। देन फार्मर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड, दे पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। एंड इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ रेन, यहाँ सीधा लिखना, इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ द किंग रिड्यूस द रेवेन्यू और समटाइम्स टोटली रॉट इट ऑफ। तो ये सिनेरियो था आपका ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनके रूल से पहले का। ओके, तो अगर मैं ये क्वेश्चंस पूछूं तो आई डोंट वांट दीज टू बी रॉन्ग।